जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे तालिबान की नई चाल से पाकिस्तान की खिसकी जमीन। इधर रशिया का साथ तो उधर भारत ने भी दिया अपना हाथ। अफगानिस्तान ने किया बहुत बड़ा खेला, बताएंगे दोस्तों भारत ने कैसे बनवा दी पाकिस्तान की फिल्म। तो वहीं पाकिस्तान ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पर पहली बार खोला अपना मुंह। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनादेश का सम्मान नहीं करता। जी हाँ, बताएंगे क्या है पाकिस्तान के इस बयान का मतलब। तो वहीं दोस्तों इधर भारत ने भी अपने दुश्मनों को तगड़ा जवाब देने के लिए उठा लिया बड़ा कदम। बताएंगे कश्मीर को कारगिल और लद्दाख से जोड़ने वाली जो जिला टनल खुलने को तैयार। वहीं चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, जिनपिंग अगले हफ्ते जाएंगे नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक से नॉर्थ कोरिया के विजिट पर जाने वाले हैं। दोस्तों आपको बताएंगे 7 साल बाद अचानक उनका क्यों हो रहा है इस देश का दौरा। दोस्तों आखिर क्या करने वाले हैं किम जोंग और जिनपिंग मिलकर, किसको देने वाले हैं बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश। तो वही खबर ये भी है कि क्या ईरान से डर गया अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक पोतों पर मिसाइल और ड्रोनों से किया हमला, जिसके बाद अचानक अमेरिकी युद्धपोत निकलकर कैसे भारत की ओर बढ़ गई। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत निरंतर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और पड़ोसी जितने भी भारत के दुश्मन देश हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान ने एक साथ 2 ऐसे कदम उठा लिए हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक साफ संदेश माना जा रहा है। दोस्तों बुधवार को चीन में अफगानिस्तान के राजदूत असदुल्लाह करीमी ने भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी से मुलाकात की। वहीं इससे पहले आपको याद होगा तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब रूस से ही लौटे हैं। दोस्तों जहां उन्होंने रशिया के साथ सैन्य सहयोग का समझौता किया है। दोनों घटनाओं को मिलाकर अगर देखें तो तालिबान का इशारा सीधे सीधे आसिम मुनीर को है। अफगानिस्तान बता रहा है कि पाकिस्तान के अलावा उसके पास भारत और रूस जैसे दूसरे सबसे बड़े विकल्प मौजूद हैं। जब ये बड़े देश हमारे साथ सही तो पाकिस्तान साथ ना भी तो भी ना सही। ये बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है दोस्तों अफगानिस्तान में, जिसमें 4 चांद भारत ने लगा दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान भारत और अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की इच्छा जताई। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान को वैक्सीन सामग्री, राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान की ओर से अफगान क्षेत्र में किए गए हमलों का मुद्दा उठाया था। यानी तालिबान ये दिखाना चाहता है कि उसके लिए भारत केवल मानवीय मदद देने वाला देश नहीं बल्कि एक संभावित क्षेत्रीय साझेदार भी है। वहीं दोस्तों मुल्ला याकूब हाल ही में मॉस्को से लौटे हैं, जहां रूस और तालिबान के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता हुआ। आधिकारिक तौर पर इसे पुराने रूसी हेलीकॉप्टरों और हथियार प्रणालियों की मरम्मत से जुड़ा समझौता बताया गया है। लेकिन लौटते ही याकूब ने पाकिस्तान को चेतावनी भरे अंदाज में कह दिया कि जल्द ही इस्लामाबाद अफगान क्षेत्र पर हमला करने की हिमाकत या हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर गोलीबारी, हवाई हमले और तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोले तो टीटीपी को लेकर तनाव चरम पर है। असल संदेश सैन्य से ज्यादा राजनीतिक है। दोस्तों तालिबान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास रशिया और भारत के जैसा सुरक्षा साझेदार मौजूद है, वो भी बड़ा सुरक्षा साझेदार। और भारत के साथ लगातार संपर्क बढ़ रहे हैं, रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। इससे ये साफ हो गया है कि वह केवल पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है। अगर पाकिस्तान दबाव बनाएगा तो अफगानिस्तान दूसरे शक्तिशाली देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर सकता है। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है दोस्तों अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को। और भारत की क्या ताकत है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में ही देख लिया था, जहां पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तान के आतंकवादी के बड़े बड़े सरगना भी हिल चुके हैं। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, भारत की बढ़ती ताकत का समर्थन करते हैं और भारत को और भी आगे ज्यादा हुआ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा और कमेंट में मेरा भारत महान लिख दीजिएगा। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
पहली बार पाकिस्तान ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पर अपना मुंह खोला। दोस्तों, पाकिस्तान ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर जम्मू कश्मीर की मुस्लिम पहचान को विकृत यानी बिगाड़ने में शामिल होने का आरोप लगाया है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने और 2024 में नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बार है दोस्तों जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने उमर अब्दुल्ला सरकार को कठपुतली सरकार बता दिया। जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उसका कहना है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता है और वो जनादेश का सम्मान नहीं करता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने अपने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो कश्मीर में होने वाली हर घटना पर नजर रख रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान उनसे निपटने के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में भारत की ओर से बनाई गई कठपुतली सरकार, मुझे नहीं पता कि वे नई दिल्ली में किस तरह के विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे इस कब्जे में भागीदार हैं और जम्मू कश्मीर की मुस्लिम पहचान को मिटाने का प्रयास में शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान पर जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा है कि उसे पाकिस्तान से किसी भी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सही या गलत, हमें पाकिस्तान से अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं, सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। उसका कहना है कि पाकिस्तान का यह बयान केवल ये दिखाता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतंत्र से सहज नहीं है और वो लोगों के जनादेश का सम्मान नहीं करता है। तो यह है पूरी कहानी दोस्तों, जहां 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर मुद्दे पर अपना मुंह खोला पाकिस्तान ने। वहीं आपको बता दें, कश्मीर को कारगिल और लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल अब खुलने को है तैयार। 9 जून को ब्रेक थ्रू बनाएगा रिकॉर्ड। दोस्तों, क्या है जानकारी? दरअसल भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान 1948 में सैनिकों ने जोजिला पास को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब एक बार फिर जोजिला पास पर बन रहे टनल की वजह से यह सुर्खियों में है। जोजिला पास के टनल के बनने से कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क बना रहेगा। जोजिला टनल 9 जून को एक बड़े माइलस्टोन तक पहुंचने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस दिन सुरंग के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं बल्कि देश की कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। करीब 13.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट सुरंग निर्माण के सबसे कठिन चरण के पूरा होने का संकेत माना जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद यह कश्मीर घाटी को कारगिल और लद्दाख से साल भर जोड़े रखेगी। साथ ही यह दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब 2 तरफा सड़क सुरंगों में शामिल होगी। फिलहाल भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा हर साल कई महीनों तक बंद रहता है, जिससे लद्दाख का सड़क संपर्क प्रभावित होता है। सुरंग बनने के बाद इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी दोस्तों। वहीं आपको बता दें, चौंकाने वाली खबर, जिनपिंग अगले हफ्ते जाएंगे नॉर्थ कोरिया और मिलेंगे किम जोंग उन से। 7 साल बाद होने वाला है यह विशाल दौरा। अमेरिका रशिया को दिया बहुत बड़ा मैसेज दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते नॉर्थ कोरिया का दौरा करने वाले हैं। चीन के सरकारी चैनल ने बताया है कि शी जिनपिंग 8 जून से 9 जून तक नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके निमंत्रण पर वहां जाएंगे। जिनपिंग का यह दौरा खास है क्योंकि 7 साल बाद में पहली बार वे नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। चीन दुनिया में अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ा रहा है और जिनपिंग का यह दौरा उनकी कई उच्च स्तरीय बैठकों की सीरीज का हिस्सा है दोस्तों। ये यात्रा इस साल शी जिनपिंग की पहली विदेश यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चीन बुलाकर उनके साथ बैठकें की थी। शी जिनपिंग ने पिछली बार किम जोंग उन से सितंबर 2025 में मुलाकात किया था। उस समय उन्होंने किम जोंग उन और रशिया के व्लादिमीर पुतिन को बीजिंग में एक सैन्य परेड के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया था। इससे पहले 2019 में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का नॉर्थ कोरिया में बहुत भव्य स्वागत हुआ था। उस समय दोनों देशों की अटूट दोस्ती का जश्न मनाया गया था। इससे पहले 2005 में हू जिनताओ के बाद कोई भी चीनी नेता उत्तर कोरिया नहीं गया था। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता बता दे, नॉर्थ कोरिया को राजनीतिक और आर्थिक मदद देने का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो चाइना ही है। चीन ही उसको आर्थिक मदद मुहैया करवाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे ज्यादा कूटनीतिक रूप से अलग थलग देशों में से एक है और उस पर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में 2022 के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अपने कुल व्यापार का लगभग 95% चीन के साथ ही करता है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया अपने कुल निर्यात का लगभग 85% चीन को ही करता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हाल के सालों
सालों में नॉर्थ कोरिया रशिया के ज्यादा करीब आ चुका है, खासकर 2022 में रूस के यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद। जी हां, किम जोंग उन ने रूस की मदद के लिए हजारों सैनिक और हथियार भेजे हैं। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद, सैन्य तकनीक, खाना और ऊर्जा मिल रही है, जिससे वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद बच रहा है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज H.W. बुश फाउंडेशन के सेओंग ह्योन ली ने कहा है कि शी जिनपिंग का नॉर्थ कोरिया को अपनी पहली 2026 विदेश यात्रा के लिए चुनना एक जानबूझकर दिया गया संकेत है। इसका मकसद पश्चिमी देशों की उस सोच को चुनौती देना है जिसमें कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया अब चुपचाप रशिया के प्रभाव में चला गया है। तो यह है पूरी और असली कहानी। दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय? वाकई में इस दौरे पर हर किसी की नजर रहेगी, अमेरिका, भारत और बड़े बड़े देशों की नजर रहने वाली है। दोस्तों, उधर आपको बता दें, ईरान की ओर से हुई गोलीबारी के कारण 3 अमेरिकी युद्धपोतों ने डर कर अपना मार्ग अचानक बदल दिया। जानकारी है कि भारत की ओर मुड़ गया हिंद महासागर की ओर। जी हां, ईरान ने अमेरिकी विध्वंसक जहाजों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। जब अमेरिका ने फारस की खाड़ी में एक ईरानी तेल टैंकर और हॉर्मुज जल डमरूमंद में प्रवेश करने वाले एक अन्य टैंकर को निशाना बनाया था। अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि ईरानी सेना ने 3 अमेरिकी विध्वंसक पोतों USS ट्रक्सन, USS राफेल पेराल्टा और USS मेजन पर कई मिसाइलें, ड्रोन और छोटी नौकाएं दागी हैं, जिसके बाद अमेरिकी विध्वंसक पोतों ने अपना रास्ता बदल लिया। युद्धपोत ओमान की खाड़ी से निकलकर हिंद महासागर की ओर बढ़ गया। दोस्तों, अगर इसकी पुष्टि वाकई में हो जाती है, वाकई में ये बात सच है जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, तो यूं समझ लीजिए दोस्तों कि ये वर्षों में ईरान और अमेरिका के बीच सबसे गंभीर प्रत्यक्ष सैन्य टकरावों में से एक माना जाएगा, जहां ईरान अमेरिका की हालत खराब कर दे रहा है। वहीं आपको बता दें, भारत नेपाल में चाय पर बड़ी तकरार। नेपाली चाय खरीदने से पीछे हट रहे भारतीय खरीदार, काठमांडू आ गया टेंशन में। जी हां दोस्तों, बता दें, भारत के नेपाली चाय निर्यात की टेस्टिंग शर्तों में ढील देने के 2 हफ्तों के अंदर ही नई मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। भारतीय अधिकारियों ने फिर से नेपाल से खरीदी गई चाय की अनिवार्य सैंपलिंग और लैब टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसके बाद भारतीय खरीदार खरीद रोक रहे हैं और एक्सपोर्ट में रुकावट आई है। इससे नेपाली चाय निर्यातक नाखुश हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया के सैंपल लेने और चाय बेचने से पहले लैब से मंजूरी की शर्त लागू करने के बाद भारतीय व्यापारी नेपाल से चाय खरीद में हिचकिचा रहे हैं। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब नेपाल के 2 अहम नेताओं ने भारत का दौरा किया है और संबंधों को सुधारने पर जोर दिया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल टी प्लांटर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शिव कुमार गुप्ता ने गुरुवार को बताया है कि भारतीय व्यापारियों ने नेपाली सप्लायर्स से चाय खरीदना बंद कर दिया है। इसे चलते हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। टेस्टिंग की नई शर्तों ने भारतीय इंपोर्टर्स के बीच अनिश्चितता पैदा की है। उन्हें डर है कि टेस्ट के नतीजे मानकों के मुताबिक नहीं हुए तो उन्हें चाय की खेप यानी कंसाइनमेंट फेंकनी पड़ सकती है। नेपाल का चाय सेक्टर लंबे समय से दबाव में है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में लू पर कीट के हमले के कारण चाय का उत्पादन 25 से 30% गिर गया था। वहीं आपको बता दें, भारत के साथ 5th जनरेशन सुखोई 57 बनाएगा रशिया। पुतिन ने खुद किया इसका बड़ा ऐलान। पाकिस्तान पर कहा, मैं नहीं मानता कि वो चीन का पिट्ठू है। जी हां दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 को लेकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस सुखोई 57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर भारत के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि वो डिफेंस प्रोग्राम में सप्लाई और विकास दोनों में भारत का सहयोग करने के लिए तत्पर है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और गहरा होगा। व्लादिमीर पुतिन ने पीटीआई समेत दुनिया की अग्रणी समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ व्यापक बातचीत में यह बात कही है। पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों का उल्लेख किया और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन का हवाला दिया। पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 लड़ाकू विमान के निर्माण पर संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक खेप खरीदने की प्रक्रिया में है। दोस्तों, वहीं जब व्लादिमीर पुतिन से चीन पाकिस्तान मित्रता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेशक पाकिस्तान के लिए चीन के साथ सहयोग को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन ने कहा कि वो नहीं मानते कि पाकिस्तान जो है वो चीन के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा देश है जिसके विभिन्न देशों के साथ बहुआयामी संबंध है। दोस्तों, जहां एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी बयानबाजी की है पाकिस्तान को लेकर कि वो चीन के नियंत्रण में नहीं है पाकिस्तान,
लेकिन वहीं पाकिस्तान के अंदर मौलाना डीजल ने खोल दी पाकिस्तान की पोल, कह दिया अगर चीन नाराज हुआ तो शहबाज सरकार नाकाम हो जाएगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान ने पाकिस्तान की सेना पर एक और कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि देश भर में सालों तक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के बावजूद सेना नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। बलूचिस्तान के पीशीन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ की सरकार को नाकाम कहा। फजल ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। फजल ने आगे दावा किया कि चीन जो पाकिस्तान का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार है, वो भी सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा न दे पाने से नाखुश है। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि अगर चीन नाराज हुआ तो शहबाज सरकार नाकाम हो जाएगी। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जहां पर पुतिन ने एक तरफ कहा है कि पाकिस्तान चीन के नियंत्रण में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मौलाना डीजल ने यह बयान देकर बता दिया है कि व्लादिमीर पुतिन अभी पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। हकीकत यही है कि शहबाज शरीफ और मुनीर या पाकिस्तान की सरकार पूर्णतः चीन के नियंत्रण में है। चीन जैसा चाहे वैसे नचा सकता है पाकिस्तान को। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन के बयान पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और दोस्तों, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक चाहे एक्स पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।